ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज स्पेसिफिकली मैंने लिखा है यहाँ पे लेक्चर नंबर 6 एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक्स में मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है कैपिलरी एक्शन ऑफ द फ्लूइड। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। हार्डली हाफ एन आवर लगेगा इसको मुझे समझाने में। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव यू अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को और उस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट में लिखना है and at the end of the video I will tell you the answer of that question. Okay, so आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियसली मैंने आप लोगों को सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया था और सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखवाए थे जो कि प्रेशर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन मैंने ड्रॉपलेट के लिए, बबल के लिए और जेट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या फॉर्मूला लिखवाया था? मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर मैं ड्रॉपलेट की बात करूं तो चेंज इन प्रेशर जो होता है उसकी वैल्यू होती है 4 सिग्मा बाय डी। ठीक है, ये किसके लिए था? ये आपके ड्रॉपलेट के लिए था। उसके बाद मैंने आप लोगों से लिखवाया था चेंज इन प्रेशर की वैल्यू, मैंने आपको बबल के लिए लिखवाया था, तो बबल के लिए वैल्यू कितनी थी? 8 सिग्मा बाय डी। ओके, और जो मैंने तीसरा जेट के लिए लिखवाया था वो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि चेंज इन प्रेशर ये जो वैल्यू होती है ये 2 सिग्मा बाय डी होती है, जहां पे डी क्या होता है? डायामीटर होता है, करस्पॉन्डिंग डायामीटर ऑफ ड्रॉपलेट। यहाँ पे ये ड्रॉपलेट होता है, यहाँ पे ये बबल होता है, ठीक है, यहाँ पे बबल होता है और यहाँ पे ये जेट होता है। और इसमें मैंने आपको ये समझाया था कि अगर मैं डायामीटर की बात कर रहा हूं दैट मीन्स आई एम एज्यूमिंग दैट द क्रॉस सेक्शन इन ऑल दिस केसेस इज सर्कुलर। ठीक है, सो आज का मेरा सवाल यह है आप लोगों से, मेरा सवाल देखिए, जो टॉपिक खत्म होते जाएंगे मैं उससे रिलेटेड कुछ यूनिक सवाल आपसे पूछता रहूंगा। सो माय क्वेश्चन इज कि ये जो चेंज इन प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये जो चेंज इन प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं ये कौन सा प्रेशर होता है? ठीक है, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। तो आपको मुझे बताना है कि ये जो डेल पी की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, ये डेल पी की जो वैल्यू होती है क्या होती है? क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है या ये एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू होती है या ये गॉज प्रेशर की वैल्यू होती है? सो यू हैव टू गिव मी द आंसर। ठीक है, सो मेरे वीडियो को देखते रहिए, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू द आंसर। ओके, चलिए, तो आपको बस मुझे ये बताना है कि ये जो डेल पी है ये कौन सा प्रेशर है। ठीक है, चलिए, ओके, कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द टॉपिक जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं वो है द कैपिलरी एक्शन ऑफ द फ्लूइड्स। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? क्या हम इसे इमेजिन करें? क्या हम जो डे टू डे लाइफ में कुछ चीज ऐसे देखते हैं जिसमें हम कैपिलरी एक्शन के बारे में समझ सके? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग जब अपनी घर में पोताई करवाते हैं या पेंटिंग करते हैं, आप लोग जब भी आप पेंटिंग करते हैं या पोताई का काम कराते हैं घर में, तो आपके पास ब्रश होता है। वो ब्रश को आप क्या करते हैं? वो ब्रश को आप पेंट में क्या करते हैं? डुबाते हैं या डिप करते हैं, और उससे क्या होता है? आपका जो ब्रश है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। कैसे गीला हो जाता है? क्योंकि उसमें जो पानी है वो क्या हो जाता है? ब्रश पे आ जाता है, या जो भी फ्लूइड है या जो भी पेंट है वो किस में आ जाता है? ब्रश पे आ जाता है। या फिर मैं अगर आपको बोलूं, आपने जो पतले पतले जो ग्लास ट्यूब्स देखे हैं, जो आप लोग एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे अपने फर्स्ट ईयर के टाइम, जो आप लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, तो पतले पतले ग्लास ट्यूब होते थे, उसको जैसे ही हम वाटर में डालते थे तो क्या होता था? वाटर का एक लेवल वो ऊपर चढ़ जाता था। या आप लोग बचपन में आप लोग पढ़ते थे कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है? हवा, हवा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दूसरा चीज आपका सनलाइट होता है, और तीसरा चीज आपका होता है वाटर, जो कि उसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो वाटर तो वो अलग से लेते नहीं है, वो कहां से लेते हैं? वो रूट से लेते हैं, और थ्रू द रूट वो कहां जाता है? स्टेम पे जाता है, और स्टेम से वो कहां पे जाता है? लीव्स में जाता है। और जो ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीव्स है वही कौन सा करते हैं? वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आपको अंजाम देते हैं। तो ये सारे जो चीजें, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, यही एग्जांपल किसके हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलरी एक्शन ऑफ द फ्लूइड के। इन तीनों चीजों में एक चीज बहुत कॉमन है कि यहां पर जो फ्लूइड है, यहां पर जो फ्लूइड है बहुत ही नैरो स्पेसेस में क्या कर रहा है? अपने आप क्या कर रहा है? चढ़ जा रहा है या मूवमेंट हो रही है उसकी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए कि यहां पर कैपिलरी एक्शन में क्या होता है? जो आपका नैरो स्पेसेस होते हैं, नैरो स्पेसेस होते हैं, उसमें जो आपका फ्लूइड होता है वो क्या होता है? फ्लो करने लग जाता है। तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन लिखना चाहूं तो देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी
एक्शन, ठीक है, इज द एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड्स through which they flow in narrow spaces without any assistance or even to the opposite direction of an external force like gravity। थोड़ा समझते हैं ये क्या लिखा है, थोड़ा समझिए मैंने जो इंग्लिश में लिखा है इसका क्या मतलब है। मैंने लिखा है कैपिलरी एक्शन फ्लूइड की वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो अपने नैरो स्पेस में भी क्या करने लग जाता है, फ्लो करने लग जाता है, ठीक है, और फ्लो करता है विदाउट एनी असिस्टेंस मतलब किसी की भी हेल्प के बगैर वो क्या करता है, फ्लो करता है। और इवन कुछ केसेस में तो एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो करता है। और एक्सटर्नल फोर्सेस में मेरा यहां पे क्या मतलब है, मेरा यहां पे मतलब है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल दे देता हूं। मेरा एग्जांपल मैंने आपको बताया पेंट ब्रश, मैंने आपको एग्जांपल बताया पेंट ब्रश। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, एसएससी में आपसे पूछा जा सकता है कि पेंट ब्रश में फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी को हम डील करते हैं। तो यहां पे हम कौन सी प्रॉपर्टी को डील करते हैं, कैपिलरी एक्शन को करते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बताया वाटर फ्लोइंग इन ट्रीज, ठीक है। अब ट्रीज में या जो पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें जो वाटर जो स्टेम में आता है थ्रू रूट्स, वो उसकी जो मूवमेंट होती है वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है कि नहीं होती है, ठीक है। ग्रेविटी हमेशा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट करता है। आप पृथ्वी में कहीं भी जाइए वो क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ करेगा। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ को हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका कैपिलरी एक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। किस केस में, इस केस में हो रहा है। या तीसरा चीज जो आपके एसएससी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है कैपिलरी एक्शन इन ग्लास ट्यूब। कैपिलरी एक्शन इन ग्लास ट्यूब जो कि आप लोगों ने देखा भी है। अगर मैं ग्लास ट्यूब की बात करूं, तो वहां पे जो फ्लूइड फ्लो होता है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। और कोई भी चीज अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है इसका मतलब वहां पे उसका वेट तो लग रहा है, वेट का कंपोनेंट लग रहा है, और वही जो वेट का कंपोनेंट लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। सो यहां पर अगर आप डेफिनेशन को फिर से ध्यान से देखेंगे तो बहुत क्लियरली अब ये समझ में आ जाएगा कि कैपिलरी एक्शन इज द एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड टू फ्लो इन अ नैरो स्पेस विदाउट एनी असिस्टेंस और इवन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स लाइक द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। अब यहां पर ये होता क्यों है, भाई कैपिलरी एक्शन जो फ्लूइड में है, भाई ये हो कैसे रहा है, फ्लूइड की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कैपिलरी एक्शन जो फ्लूइड है वो कर पाता है। तो उसका आंसर ये है कि कैपिलरी एक्शन ऑकर्स ड्यू टू कोहेशन एंड एडहेशन बोथ, ठीक है। जो आपका कैपिलरी एक्शन, ठीक है, मैं अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप इसे लॉन्ग फॉर्म में लिख दीजिएगा जब आप नोट करेंगे। तो कैपिलरी एक्शन ऑकर्स ड्यू टू कोहेशन एंड एडहेशन बोथ, मतलब ये कोहेशन और एडहेशन दोनों की वजह से कैपिलरी एक्शन क्या हो जाता है, होता है, ठीक। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज मैं एग्जांपल तो इसको दे ही चुका हूं, ठीक है। कैपिलरी एक्शन जो यहां पर हम लोग मेन जो पढ़ेंगे जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, ठीक है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप पढ़ रहे हैं, दैट इज गुड। बट यहां पर जो मेन चीज जो हमें पढ़नी है वो है कैपिलरी एक्शन इन अ ग्लास ट्यूब। तीसरी चीज जो हम पढ़ते हैं वो हमें क्या पढ़ना है, कैपिलरी एक्शन इन अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। अब ये एक ऐसी चीज है जो आप लोग हमेशा देखते हैं, ठीक है। ग्लास ट्यूब में कैपिलरी एक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर देखें आप, थर्मामीटर में कौन सा फ्लूइड होता है,
मरकरी होता है, और वो जैसे ही एक्सपेंड होता है वो क्या होता है, पतला सा ट्यूब होता है, उसके ऊपर चढ़ता है, ठीक है। वहां टेम्परेचर का भी एक फैक्टर होता है, बट एक्चुअली में जो मरकरी चढ़ रहा है ग्लास ट्यूब में, ठीक है, जो उसका लेवल अप हो रहा है, वो भी एक एग्जांपल है कैपिलरी एक्शन का, ठीक है। सो अगर मैं यहां पर कैपिलरी एक्शन को डील करना चाहता हूं तो यहां पर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये मेरा कैपिलरी ट्यूब है। देखिए कैपिलरी ट्यूब में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये ऐसा मोटा, इतना मोटा कैपिलरी ट्यूब नहीं होता है, ठीक है। इस पे भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिखाऊंगा, बट अभी डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि मैं मान रहा हूं कि एक कैपिलरी ट्यूब है और यहां पर मेरा फ्लूइड है। चलिए मैं यहां पे फ्लूइड बना देता हूं, ये लीजिए मैंने एक फ्लूइड बना दिया, ठीक है। ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर। आपका जो कैपिलरी ट्यूब होता है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं निकालना चाहता हूं, मान लीजिए कि यहां पे मेरा कंटेनर है, यहां पर मेरा कंटेनर है, दिस इज माय कंटेनर, और यहां पे आपका फ्लूइड है, यहां पर आपका क्या है, फ्लूइड है। तो जो क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है, वो डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर हाइट है, ये जो पर्टिकुलर हाइट है इस फ्लूइड कॉलम की, ठीक है, ये जो फ्लूइड कॉलम है आपका, इसकी हाइट कितनी होती है, ये आपसे पूछा जाता है। ये क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो या तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता देता हूं, या तो मैं बहुत आसानी से बता देता हूं कि जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में डिराइव कैसे होता है। तो चलिए उसको भी हम लोग डील करते हैं, चलिए बहुत जल्दी। चलिए उसको भी डील कर रहे हैं। जो एसएससी में कैपिलरी एक्शन का जो ये हाइट का फॉर्मूला है ना, दिस इज द हाइट h, ठीक है, दिस इज द हाइट h, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, और ये पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से डील करेंगे, इसको एकदम याद करेंगे। मैं इसका इतना बेहतरीन तरीका आपको सिखा दूंगा कि आपको फिर डाउट नहीं होगा, फिर आपको कभी भी इस फॉर्मूला को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ओके, चलिए यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर थोड़ा ध्यान से हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। ओके चलिए, मैं यहां पे मैं मान के चलता हूं कि यहां पर जो ये है, ये एक एंगल बना रहा है, ठीक है, ये एंगल बना रहा है जिसे हम मानते हैं यहां पे थीटा, ठीक है। तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक। अब जो फ्लूइड है, फ्लूइड इस जंक्शन पे, यहां पे जो कॉलम है, यहां पे जो एक ग्लास है, यहां पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। फ्लूइड का जो वेट है, फ्लूइड का वेट, मैंने आपको कहा था कि कैपिलरी एक्शन किसके अगेंस्ट हो रहा है, यहां पे अपवर्ड फ्लो हो रहा है, तो यहां पर जो उसका वेट है ये हमेशा कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दिस विल बी द वेट ऑफ द फ्लूइड एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। अब यहां पर जो कैपिलरी एक्शन है, मैंने आपको बताया था कि कैपिलरी एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो मेन होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। कोहेशन एडहेशन की वजह से तो होता ही है, लेकिन जो मेन इसका फैक्टर होता है वो सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। नाउ अब यहां पर मैंने आपको जब सरफेस टेंशन पढ़ाया था तो मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था कि सरफेस टेंशन सिग्मा का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग इस मिनिस्कस को देखेंगे टॉप व्यू से, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो मिनिस्कस है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, ठीक है। आप ये जो मिनिस्कस देख रहे हैं, ये जो आप मिनिस्कस देख रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ अपर मिनिस्कस, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बना रहा है, तो ये जो अपर मिनिस्कस है, ये इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ना फ्रेंड, वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। तो अगर मैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा, तो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की अगर मैं यूनिट लेंथ की बात करूं, बहुत ध्यान से समझिए, ये जो यूनिट लेंथ है ये एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, इसका पैरामीटर होता है, पेरीमीटर होता है, पैरामीटर नहीं पेरीमीटर, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। सो इट विल बी एफ अपॉन, और अगर मैं मान के चल रहा हूं कि इसका डायामीटर डी है, इस ट्यूब का डायामीटर अगर डी है, सो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा पाई इंटू डी, ठीक है। सो यहां पर मैं फोर्स की वैल्यू को लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा पाई डी। बहुत ध्यान से देखिए, ये मैं इसको लिख दिया। तो यहां पर जो फोर्स की वैल्यू है, आई राइट इट एट सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। व्हाट आई डिड हियर,
I2 का कैपिलरी ट्यूब, a glass tube in which the capillary action of the fluid was performed. The capillary height obtained by the fluid was h. The weight was acting in the downward direction, and the angle of contact theta, that I assume the angle of contact was theta. Okay. Now I wrote the formula of the surface tension as force upon unit length, and the value of unit length is nothing but the perimeter of the cross section of the fluid in the capillary glass tube. Okay. So यहां पर अगर मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूं, तो ये दो तरीके से रिजॉल्व होगा। कैसे रिजॉल्व होगा फ्रेंड्स? एक होगा ये एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व और एक होगा ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। सो यहां पर ये क्या आ जाएगा? सिग्मा पाई डी कॉस थीटा, ठीक है, विद द एंगल में अगर इसको क्या करूंगा? रिजॉल्व करूंगा तो ये कॉस थीटा का कंपोनेंट लेके आएगा, अगेंस्ट द एंगल लूंगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा पाई डी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पर ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो ये जो ग्लास ट्यूब है इसके अगेंस्ट भी क्या कर रहा है? एक रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा। यहां पे क्या कर रहा होगा? एक रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि रिएक्शन फोर्स बाय द ग्लास ट्यूब ये कितना हो जाता है? सिग्मा पाई डी साइन थीटा, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम यहां पर इसको भी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वर्टिकल डायरेक्शन पे जो रिजॉल्व फोर्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ठीक है। ये हाइट अटेन हो चुका है, अब फर्दर कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरा फ्लूइड है अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ चुका है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ चुका है फ्रेंड्स, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? मैं यहां से लिख सकता हूं सिग्मा पाई डी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां पर ये जो डब्ल्यू है ये क्या है? वेट ऑफ द फ्लूइड। और वेट ऑफ द फ्लूइड के लिए मैंने आपको लिखाया था फर्स्ट लेक्चर में ही, जहां पे मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टी सिखा रहा था। मैंने आपको बताया था कि वेट ऑफ द फ्लूइड की वैल्यू होती है रो इंटू जी इंटू वी, जहां पे वी क्या होता है? वी होता है आपका वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम अटेन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा पाई डी कॉस थीटा इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाता है? एक सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या होता है? पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच। और हमें निकालना क्या है? हमें इसी एच की तो वैल्यू निकालनी है, हमें यही एच की वैल्यू निकालनी है। तो सारी चीजें देखिए, यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक डायामीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो एच की वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे वो कितना हो जाएगा? 4 सिग्मा कॉस थीटा पाई रो जी डी। दिस इज योर फाइनल वैल्यू, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, बहुत ध्यान से समझिए। और इस वैल्यू को क्या करते हैं आप लोग? रटने की कोशिश करते हैं, मगअप करने की कोशिश करते हैं। क्यों मगअप करना? मैंने बहुत इजीली समझाया कि फोर्स की जो वैल्यू होती है सिग्मा पाई डी होती है। कैसे आया? सरफेस टेंशन के फॉर्मूला से आया। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद मैंने इसको रिजॉल्व किया तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो कंपोनेंट थे फोर्स के, एक था सिग्मा पाई डी कॉस थीटा और दूसरा क्या था? वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेट इज अ फोर्स ओनली, वेट इज द टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। तो एक आपका अपवर्ड डायरेक्शन पे था, एक आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन पे था। इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, इसलिए मैंने ये मान लिया कि आपका, ठीक है, एफ कॉस थीटा आपके डब्ल्यू के बराबर हो गया, और एफ की वैल्यू थी सिग्मा पाई डी, और यहां से जब मैंने किया तो इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। नाउ यहां पर मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, और यहां पर अब मैं अगर आपको यहां पे ये भी लिखना चाहूं कि कौन सी वैल्यू क्या होती है, तो सिग्मा क्या होता है आपका? सरफेस टेंशन। सिग्मा होता है आपका सरफेस टेंशन। दूसरा क्या है आपका? थीटा। थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, लिख लेंगे सब, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पता नहीं ये मार्कर आपको क्लियरली दिख रहा होगा या नहीं। रो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। रो क्या होता है? रो होता है आपका डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो होता है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है।
उसके बाद क्या है जी, जी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब तक एग्जाम में, जब तक एसएससी के क्वेश्चन पेपर में ही ये ना दे दे कि भाई जी की वैल्यू 10 है, तब तक दिमाग नहीं लगाएंगे, इसी को यूज करेंगे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है डी, डी क्या होता है डायामीटर। किसका डायामीटर? डायामीटर होता है इस ग्लास ट्यूब का डायामीटर। ठीक है, जितना डायामीटर ट्यूब का होगा उतना ही डायामीटर फ्लूइड भी अटेन करेगा। ठीक है, सो ये रहा आपका रिलेशन और ये रहा उसका सब वैल्यूज। ठीक, नाउ चलिए यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहां पे एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, वो ये है कि यहां पे कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान रखना है हमेशा। जनरली हम दो फ्लूइड्स की बात करते हैं, जनरली हम किसकी बात करते हैं? दो फ्लूइड्स की बात करते हैं। तो जो दो फ्लूइड होते हैं मेन, वो हमारे क्या क्या होते हैं? एक हमारा होता है वाटर H2O, एक हमारा होता है वाटर, और एक हमारा होता है मरकरी Hg। ठीक है, एक हमारा होता है वाटर, एक होता है हमारा मरकरी। नाउ यहां पर आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि H2O यानी वाटर के लिए जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, कौन सा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है? थीटा। तो कैपिलरी एक्शन में जनरली जो थीटा हम कंसीडर करते हैं वाटर के लिए, वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री होता है कैपिलरी एक्शन, 0 डिग्री। कैपिलरी एक्शन में जो एंगल ऑफ थीटा होता है वाटर के लिए होता है 0 डिग्री। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है? जो हमारा मरकरी होता है उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है? याद रखेंगे, इट इज 128 डिग्री। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रहा वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो मैंने लेक्चर के शुरू में आप लोगों से बोला कि जो हम चेंज इन प्रेशर कैलकुलेट करते हैं ड्रॉपलेट के लिए, या फिर हम बबल के लिए या जेट के लिए, तो वो प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है? तो लेट मी मेक यू वेरी क्लियर कि वो जो प्रेशर होता है हमारा, ठीक है, वो जो हमारा प्रेशर होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है डेल पी की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, ठीक है, जो डेल पी हम कैलकुलेट कर रहे थे सरफेस टेंशन में, वो होती है आपकी गॉज प्रेशर। ठीक है, ये क्या रखेंगे आप लोग? ध्यान रखेंगे, जो डेल पी की वैल्यू होती है वो गॉज प्रेशर होती है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि गॉज प्रेशर क्या होता है, तो नो नीड टू वरी, लेक्चर नंबर 6 है ये, लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो उसमें कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आप ये लिख लीजिए कि डेल पी जो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन फॉर ड्रॉपलेट, बबल एंड जेट, दैट प्रेशर इज एक्चुअली दी गॉज प्रेशर। बहुत सारे बच्चे या लोग ये सोचते हैं कि वो तो एटमॉस्फेयर में है, ड्रॉपलेट या बबल तो हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, तो या तो उसको एटमॉस्फेयर कर देते हैं या तो उसको एब्सोल्यूट कर देते हैं। द कॉन्सेप्ट इज डेल पी इज द वैल्यू ऑफ द गॉज प्रेशर। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को द कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी पढ़ाऊंगा, और इसी से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन सवाल भी आप लोगों से मैं पूछूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिविल एंड मैकेनिकल के मुझे देखते रहें। थैंक यू सो मच।